वक्ता श्री संजीव जी जोशी जी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। साथ ही हमारे साथ हैं अमित सिंह जी, IPS अतिरिक्त पुलिस आयुक्त और ग्रीष्मकालीन व्याख्यान माला के उपाध्यक्ष श्याम सुंदर यादव सिंह जी का भी मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आप सभी अभ्यास मंडल से भली भांति परिचित हैं। हमारे वक्ता के लिए मैं अभ्यास मंडल का संक्षिप्त परिचय आपके सामने रख रही हूँ। अभ्यास मंडल वैचारिक रूप से उदार, सहिष्णुता, संवैधानिक व जीवन मूल्यों के प्रति समर्पित एक ऐसा मंच है जो लोकतांत्रिक मूल्यों से संचालित होता है। स्वैच्छिक व अराजनैतिक कार्यकर्ताओं के इस मंच में कभी सरकारी अनुदान का सहारा नहीं लिया है और न ही अपने एसेट की निर्मित की है। समर्पित कार्यकर्ता नागरिकों का विश्वास व विभिन्न सामाजिक, औद्योगिक, व्यावसायिक, श्रम संगठनों का सहयोग व विश्वास ही अभ्यास मंडल की शक्ति और पूंजी है। अभ्यास मंडल के प्रकल्पों में वैचारिक व्याख्यान, समसामयिक विषयों पर परिचर्चाएं आयोजित करना मुख्य प्रकल्प है। जहां शहर में मास्टर प्लान की बात हो, स्मार्ट सिटी की बात हो और चाहे मेट्रो रेल की बात हो, अभ्यास मंडल विषय विशेषज्ञों से चर्चा कर निष्कर्षों को संबंधित एजेंसियों व अधिकारियों तक पहुंचाने का सार्थक प्रयास करता आ रहा है एवं भविष्य में भी मंडल द्वारा इसी प्रकार की भूमिका का निर्वहन किया जाएगा। मां नर्मदा को इंदौर शहर में लाना हो, नदी पुनर्जन्म हो अथवा कृष्णपुरा घाट पर हर वर्ष दीपोत्सव मनाना हो, अभ्यास मंडल का महती कार्य रहा है। विद्यार्थियों के साथ अभ्यास मंडल चेतना जागृत करने के लिए विद्यालय व महाविद्यालय वाद विवाद प्रतियोगिताओं का आयोजन करता आ रहा है। शहर में ट्रैफिक सुधार करने के लिए एवं पर्यावरण संरक्षण की गतिविधियों को अभ्यास मंडल द्वारा लगातार सतत रूप से किया ही जा रहा है। आज हमारे माननीय वक्ता श्री संजीव जोशी जी IPS है। आपने इकोनॉमिक्स में PhD की है। आपने सेक्यूर्स यूनिवर्सिटी USA और IIM बेंगलोर से MBA की डिग्री प्राप्त की है। MTech आपने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर से किया है। स्टेट हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन में आप मैनेजिंग डायरेक्टर व चेयरमैन के पद पर रहे हैं। आप काउंसिल ऑफ फूड रिसर्च एंड डेवलपमेंट में CEO के पद पर भी आप रहे हैं। आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज में जॉइंट सेक्रेटरी रहे हैं। साथ ही आप स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन में मैनेजिंग डायरेक्टर रहे हैं। आपको डेयरी क्षेत्र में अनेक योगदान के लिए बेंगलोर में प्राइड ऑफ इंडिया का पुरस्कार मिला है। आदरणीय सर, सभागार में उपस्थित हम सभी अभ्यास मंडल परिवार आपका आत्मिक स्वागत करता ही है। अतिथि देवो भव। प्रत्यक्ष स्वागत की परंपरा में मैं सर्वप्रथम हमारे वक्ता संजीव जोशी जी IPS के स्वागत के लिए आमंत्रित करती हूँ। अभ्यास मंडल के सह कोषाध्यक्ष श्री अशोक जी मित्तल जी, साथ ही अभ्यास मंडल के सहयोगी आपको आमंत्रित करती हूँ। हमारे सहयोगी श्री संजय मोगरा जी को भी मैं हमारे वक्ता के स्वागत के लिए आमंत्रित करती हूँ। साथ ही हमारे युवा साथी श्रद्धा जैन को भी मैं हमारे वक्ता के स्वागत के लिए आमंत्रित करती हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं श्री
अमित सिंह जी IPS अतिरिक्त पुलिस आयुक्त के स्वागत के लिए मैं पर्यावरणविद OP जोशी सर को आमंत्रित करती हूँ। साथ ही अभ्यास मंडल के सहयोगी श्रवण गुप्ता जी को भी मैं हमारे अध्यक्ष जी के स्वागत के लिए आमंत्रित करती हूँ। कल मुख्यमंत्री जी का प्रवास इंदौर है। आपको व्यस्तताओं के कारण निकलना है, अतः कार्यक्रम के क्रम को तोड़ते हुए मैं अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए श्री अमित सिंह जी IPS अतिरिक्त पुलिस जी को आमंत्रित करती हूँ। आपको शीघ्र व्यवस्थाओं के लिए निकलना है, इसलिए आज हम इस क्रम को बदलेंगे। इस सभागार में अभ्यास मंडल के से जुड़े हुए कार्यकर्ता और इंदौर के प्रबुद्ध जन, निश्चित तौर पे जो आज का विषय है वो आज के भारत का सबसे प्रमुख विषय है, प्रमुख मुद्दा है। मुद्दा जो आज का है वो भारत के दूरगामी विकास में पंचायतों की क्या भूमिका है। निश्चित तौर पे इस संदर्भ में मैं 3 व्यक्तित्व का नाम लेना चाहूंगा। एक व्यक्तित्व स्वामी विवेकानंद, दूसरा व्यक्तित्व महात्मा गांधी और तीसरा दीनदयाल उपाध्याय जी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, इन तीनों की जो फिलॉसफी है, इन तीनों का जो दर्शन है, ये फोकस ही कहीं ना कहीं पंचायत पे, ग्रामीण भारत पे। स्वामी विवेकानंद की बात हम करेंगे तो स्वामी विवेकानंद के पूरे दर्शन को अगर मेरे से पूछा जाए एक शब्द में व्यक्त करो तो मैं कहूंगा पूरी की पूरी एक ऐसी संकल्पना, एक ऐसा दर्शन जो बात करता है दरिद्र नारायण की। स्वामी विवेकानंद दरिद्र नारायण की बात करता है, और स्वामी विवेकानंद का ये दरिद्र नारायण कहां निवास करता है? ग्रामीण भारत में। दूसरी विभूति जो उसी समय भारत के राजनीतिक आंदोलन को लीड कर रहे थे, सांस्कृतिक आंदोलन को लीड कौन कर रहा था वैश्विक स्तर पर? स्वामी विवेकानंद। और दूसरा व्यक्तित्व पैरल जो राजनीतिक परिदृश्य पे भारत का नेतृत्व कर रहा था वो थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का जो पूरा दर्शन था वो किसकी बात कर रहा था? सर्वोदय का, लास्ट मैन ऑफ सोसाइटी का, समाज का अंतिम व्यक्ति। और ये समाज का जो अंतिम व्यक्ति था वो कहां रहता था? ग्रामीण भारत। तीसरा व्यक्तित्व जो स्वतंत्र भारत में अपने दर्शन को प्रचारित और प्रसारित कर रहा था, उसका नाम था पंडित दीनदयाल उपाध्याय। पंडित जी का जो दर्शन था वो एकात्म मानववाद की बात कर रहा था। वो बात कर रहा था स्वदेशी विकास का मॉडल प्रस्तुत कर रहा था। वो बात कर रहा था सर्वोदय की, वो बात कर रहा था अंत्योदय की, लास्ट मैन ऑफ सोसाइटी, सर्वांगीण विकास की बात कर रहा है। और ये विकास का जो पैटर्न है वो क्या होगा? इंडिजिनस डेवलपमेंट, स्वदेशी विकास। तो ये तीनों जो महान व्यक्तित्व रहे, जो 20वीं शताब्दी में, 20वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में भारत में सांस्कृतिक राजनीतिक फलक पर अपनी बात रख रहे थे, वो बेस किसको बना रहे थे? आधार किसको बना रहे थे? पंचायत। रियल सेंस में आज अगर संपूर्ण विकास और सर्वांगीण विकास की हम बात कर रहे हैं तो हमें पंचायतों पर ही फोकस करना है, क्योंकि सबसे ज्यादा असमानता, सबसे ज्यादा अन्याय और सबसे ज्यादा अगर कहीं पर कमी है विकास की दृष्टिकोण से तो निश्चित तौर पे ग्रामीण अंचल पर है, ग्रामीण भारत में। तो निश्चित तौर पे पंचायत जितना मजबूत होगा, पंचायत के स्तर पर जितना हम विकास की बात करेंगे, पंचायत के स्तर पर जितना हम स्वदेशी की बात करेंगे, जहां हम देसी पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट की बात करेंगे, उतना ही भारत तेजी से विकास की ओर जाएगा। निश्चित तौर पे जो वास्तविक और असली भारत है वो ग्रामीण भारत है, वो ग्रामीण भारत में ही निवास करता है। तो तब आज का जो सबसे बड़ा
जो हमारा दर्शन है, जो स्वतंत्र भारत में सभी सरकारों का सबसे बड़ा लक्ष्य है, सर्वांगीण विकास, सभी का विकास। तो सभी के विकास के लिए निश्चित तौर पे हमें सबसे लास्ट मैन ऑफ सोसाइटी के विकास की बात करनी है, जो पंचायत के इलाके में रह रहा है, पंचायती राज के उसमें रह रहा है। तो निश्चित तौर पे जितना हमारा पंचायती राज की संकल्पना मजबूत होगी, जितना हम उस पे फोकस करेंगे, जितना वहां जाकर हम स्वतंत्रता, समानता, न्याय की बात कहेंगे, जितना हम वहां सर्वोदय की बात करेंगे, जितना जाकर हम वहां स्वदेशी की बात करेंगे, देसी जो पैटर्न है, जो देसी हमारे काम धंधे हैं उनकी बात करेंगे, निश्चित तौर पे भारत का उतना ही सर्वांगीण विकास होगा। मेरे पास समय कम है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो आज के मुख्य वक्ता हैं इस पे वो विस्तार से प्रकाश डालेंगे। एक ऐसे अधिकारी हैं जिन्होंने अधिकारी बनने से पहले अर्थशास्त्र में अच्छा खासा शोध कर रखा है और भारत के सबसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रखी है। तो निश्चित तौर पे आपको एक अच्छा इस पर वक्तव्य मिलने वाला है, प्रबोधन मिलने वाला है, जिससे आप सभी इनलाइटेंड होकर यहाँ से जाएंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। जय हिंद, जय भारत। आज के व्याख्यान का विषय भारत के दूरगामी विकास में पंचायतों की भूमिका को हम हमारे माननीय श्री संजीव पद जोशी जी को सुनेंगे। बहुत ही सम्मान व आदर के साथ मैं आपके विषय विस्तार के लिए आपको आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय संजीव पद जोशी साहब। नमस्कार, शुभ संध्या। सारे मान्यवर वरिष्ठ नागरिक, वरिष्ठ मेरे बड़े भाई और really I call you my seniors in whatever is brothers and sisters on the dais. Mr. Amit Singh, IPS, he is additional commissioner of Indore city itself, and respected Sri Shyam Sundar Yadav, जो अभी अध्यक्ष हैं, एंकरिंग कर रहे हैं श्रीमती वैशाली खरे जी, and really it's a honor to me to be present here. Yesterday also I was there. I met a lot of people, met new friends of many, and एक नया अनुभव है मेरे लिए। लेकिन पंचायत का मैं काफी पुराना से हूँ। 2003 में मैं जब ट्राइबल मिनिस्ट्री में डिप्टी सेक्रेटरी था, और उसके बाद पंचायत राज में जॉइंट सेक्रेटरी था। उसके बाद मेरे को थोड़ा सा सोशल सेक्टर में काफी लगान होगी। और मैं याद दिलाता हूँ, बचपन में हमारा जनरेशन तो एटलीस्ट गाँव में सुबह सुबह उठते ही सारे गाय जाते खेतों में चारा खाने के लिए, और वापस आते गाँव रास्ते में धूल, अपने उड़ीसा में बोलते हैं गोधूल बोलते हैं, मतलब यहाँ पे भी हिंदी में शायद गोधूली बोलते होंगे, तो वो याद है। फिर उसके बाद नेक में बेल होता था, आवाज होती थी, फिर वो दूध वाला दूध निकाल के देता था। जो खेतों में भी हम लोग काफी जाके जो गन्ने का जूस पीते थे, गुड़ बनाते वहीं पे फ्रेश खाते थे, आपको सब याद होगा। लेकिन अभी प्रेजेंट जनरेशन शायद मिस कर रहे होंगे, उनको ये फैसिलिटी खत्म हो गया, सब गांव में अलग तरीका हो गया। तो शुरू करने से पहले मैं आपके लिए एक शायरी पेश करता हूँ। जब तक आप लोगों का दिल और मन खूबसूरत रहेगा, दिल और मन खूबसूरत रहेगा, ये जरूर है कि खुदा भी आप पर मेहरबान होगा, खुदा भी आप पर। एक्चुअली जब पंचायत बोलते हैं, ये इंडिया का, आई थिंक एंशिएंट इंडिया में भी पंचायत का कहीं ना कहीं लिखा हुआ है, भले वो स्ट्रक्चरल नहीं था, लेकिन विलेज का जैसा खाप पंचायत है, हरियाणा का वो 800 ब्रिटिश टाइम से चल रहा था, वो अलग कॉन्टेक्स्ट में था कि कुछ एडमिनिस्ट्रेशन है, कुछ जजमेंटल है, कुछ जगह तो इवन जुडिशरी पावर्स भी है, जैसा बिहार में है, कुछ जगह वो जुडिशरी पावर भी यूज करते हैं, क्योंकि थोड़ा डिस्प्यूट्स है, ये सब चीजें। तो पंचायत का आप जानते हैं, परिचय है, आप सब लोग गाँव में गए हैं और गाँव में जाना अभी, लेकिन एक दुविधा है कि गाँव में क्या हुआ, हम लोग चाहते हैं गाँव में रहना, लेकिन गाँव में फैसिलिटी नहीं है बोल के हम लोग मजबूरी अर्बन सिटी में आ जाते हैं। क्योंकि भले महात्मा गांधी कहें कि इंडिया लिव्स इन विलेजेस, बट विलेजर्स आर माइग्रेटिंग टू सिटीज बिकॉज़ ऑफ डेवलपमेंट, वेरियस अदर इश्यूज। और एक शुरू करने से पहले मैं एक 3-4 मैं थोड़ा कंबाइन करूंगा मैनेजमेंट कंसेप्ट से भी।
हमारा एक इंडिया में एक सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम हो गई। हार्वर्ड ने स्टडी बोला कि जो भी कोई आता है प्रॉब्लम, फर्स्ट करिए मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम को एड्रेस करिए। भले हम एग्जाम टाइम में वो नॉर्मल एडवाइस है कि हम पहले सादा सीधा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें सो दैट आपका डिफिकल्ट क्वेश्चन के मार्क्स स्कोर करना है, लेकिन प्रैक्टिस में फील्ड में सबसे डिफिकल्ट प्रॉब्लम को पहले एड्रेस करना चाहिए। बट इंडिया में क्या हो गया कि सबसे इजी सॉल्यूशन को पहले थे, बिकॉज कंफर्ट का हमारा सिस्टम है। क्योंकि रूरल एरिया जाएगा तो बोले गेस्ट हाउस नहीं है, रोड नहीं है, मेरा व्हीकल नहीं है, वहां पे खाने पीने प्रॉब्लम है, तो हम अर्बन सेंट्रिक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो इसलिए सिटी हो गया, अर्बन हो गया, उसका पेरी अर्बन हो गया, पेरी अर्बन सराउंडिंग विलेज को सिटी बोलते हैं, उसका बाद प्रॉब्लम आके फिर विलेज आते हैं, विलेज पिछड़ा हो जाता है। क्योंकि ये मैं खुद ही अनुभव किया, जब पंचायत राज में प्रधानमंत्री जब आए 2014 जब बोले कि सारे ऑल इंडिया विलेजेस भी इलेक्ट्रीफाइड। अब मैं तो सुना होगा काफी चला मॉनिटरिंग प्रधानमंत्री खुद ही मॉनिटर करते थे, लेकिन सब कोई ट्राइबल विलेज है उसको लास्ट में किए, ग्रेजुअली वो अर्बन सेंट्रिक ये सब हो गया, लेकिन स्टैटिस्टिकली आप उसको पहले करेंगे। और उसके बाद क्या हुआ कि जो नहीं हो पाया उसको बोलते आप सोलर में मैनेज कर लो। तो सोलर मैनेज करना प्रॉब्लम क्या है, दिन में तो ठीक है सोलर लाइट होता है और बैटरी चल जाएगा, लेकिन रात होगा तो सोलर होता नहीं, तो रात में वही अंधेरा रहता था। मैं खुद बचपन में देखा हूँ, हमारे गाँव में लाइट ही नहीं थी। उड़ीसा में बचपन में हम जाते थे, कोई फेस्टिवल या कुछ है तो शाम को 6 बजे खाना खा के सो जाना, भले नींद ना है लेकिन वो सो जाना है, क्योंकि लाइट ही नहीं हो। तो ये लेडीज क्या करते थे, अंधेरा होने से पहले खाना बना बर्तन साफ करके वो रखना, टिपिकली वही होता था, सुबह फिर उठना। फिर तो ये जब तक प्रॉब्लम होगा नहीं करेंगे। सेकेंडली क्या होता है कि हमारा इंडिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगी गवर्नमेंट में, मैं देख रहा हूँ, मैं भी गवर्नमेंट सिस्टम में हूँ, पता नहीं गरीबों के लिए बड़ा कंजूस है। ये माने ना माने, हम लोग जो ऑफिसर के लिए कि अमीर आदमी के लिए बड़े कॉस्टली गेस्ट हाउस बनाएंगे, मैंने जो सपोज इंडिया गेट का हुआ सर्किल एवरी ईयर में 2-3 बार टारिंग करेंगे, लेकिन गांव का रोड 10 साल में एक बार टारिंग होता है, क्योंकि पैसा नहीं है कि करेंगे तो भाई पतली लेन करना है। इवन क्वार्टर्स भी देखिए, जो जूनियर लेवल का होता है इतना छोटा क्वार्टर होता है, लेकिन उसका पिता माता रहते हैं, जब सीनियर हो जाते हैं इतना बड़ा मकान होता है, रहने के लिए मतलब मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बुद्ध भोगना लगता है। ये पता नहीं कंसेप्ट हमको माइंडसेट चेंज करना है, ये विदेशों में नहीं है। मैं एक बार सिंगापुर गया था तो मैं देखा कुछ मकान हो, बड़ा अच्छे मकान में, बोले ये पुअर हाउसिंग है। लेकिन इंडिया में पुअर हाउसिंग देखिए, इंदिरा आवास देखिए, जो भी देखिए, इतना छोटा मकान रहेंगे तो आपको सब टकराएगा कि आपका बिस्तर लगा तो अपना नहीं होगा। लेकिन अमीर रहना तो ठीक है, अपना पर्सनल एक्सपेंस करे, लेकिन गवर्नमेंट में माइंडसेट अभी भी वही है, तो बहुत चेंज करना है, क्योंकि इतना चेंज नहीं करेंगे तो वो फील कर रहे हैं कि हमको इतना डिस्क्रिमिनेशन क्यों है। क्योंकि मैं उदाहरण देता हूँ, ये जो प्राइम मिनिस्टर आवास योजना हुआ था, हम लोग इन्वॉल्व थे उसमें, पहले 6 लाख का कॉस्टिंग का था उसका। जब ये फाइनेंस मिनिस्ट्री गया, वो बोला बजट नहीं है, इतना करोड़ का बनाना है, तो 1.5 लाख कर दिया। अभी 1.5 लाख में आपने खुद ही महसूस करेंगे, टॉयलेट भी नहीं बनता, लेकिन उसको 1.5 लाख में करता है। छोटा सा मकान रहता है, उसमें किचन है, वो छोटा सा बेडरूम होगा, थोड़ा वो बिल्कुल रह नहीं पाता। अल्टीमेटली वो दूसरा कोई जुगाड़ करता, अपने पैसे तो होता तो आपने खुद बना लेता, लेकिन नहीं होता तो वो मैनेज करते। और एक इंडिया में और एक बड़ा इशू आ रही है कि हम लोग सिंपल प्रॉब्लम को कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन ढूंढते हैं। एक्चुअली सिंपल सॉल्यूशन फॉर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होना चाहिए। मैं उदाहरण देता हूँ, भले क्रिटिसाइज गवर्नमेंट पॉलिसी है कि जैसे नोटबंदी हुआ, नोटबंदी में ठीक है ब्लैक मनी को खत्म करना है, डिजिटाइजेशन को इंप्रूव करना है, लेकिन नोटबंदी इनका कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन था फॉर ए सिंपल प्रॉब्लम। लोग तरस तरस आ गए। अभी भी खुद ही मैसेज किया होंगे, लाइन लगना, कुछ लोगों को शादी, क्योंकि उस टाइम शादी का माहौल था, वो ट्रेड बिजनेस खत्म हो गई, इवन जीडीपी भी 2% कम हो गया। उसका बहुत सिंपल सॉल्यूशन थे, ऐसा नहीं कि नहीं थे, लेकिन कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन ढूंढे, और उसी चक्कर में अभी भी शायद उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है लोगों का। तो कभी ना कभी हम लोग प्रैक्टिकल में जब जाते हैं, तो जैसा आइंस्टाइन में एक उदाहरण देता हूँ, E/mc² सबको याद है, लेकिन बिहाइंड बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। उस टाइम उसको इवन साइंटिस्ट समझ में नहीं आया कि उसको नोबेल प्राइज नहीं मिला, उसको नोबेल प्राइज मिला फोटो इलेक्ट्रिसिटी में। अभी समझ में आ रहा है कि थ्योरी रिलेटिविटी क्या है। तो इस तरह का कहीं ना कहीं सिंपल सॉल्यूशन तो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होना जरूरी, अगर नहीं हो पाएगा। और एक है आज का जो कुछ स्टैटिस्टिक्स आपको दूंगा, ये नॉर्मल हमारा 2.5 लाख पंचायत है, ऑलमोस्ट में भी 6-6.5 लाख गाँव है, और ऑलमोस्ट 50% रिजर्वेशन इन 20 स्टेट्स फॉर वुमेन है, लेकिन 46% ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन आ रहे हैं।
क्योंकि हम लोग 33 कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है 33%। हमने कोशिश की थी 50% क्योंकि 20 स्टेट हो गया, लेकिन उस टाइम ये एमएलए एमपी का रिजर्वेशन बना नहीं था, तो उस टाइम पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव बोले नहीं इसको मत उठाओ क्योंकि उधर उधर हंगामा हो जाएगा। अभी लेकिन शायद ये होने के बाद 2029 के बाद शायद ये आ जाएगा कि ऑल ओवर इंडिया 50% रिजर्वेशन पंचायत में आ जाए। और एक है, मैं आगे आऊंगा, डायनामिक्स ऑफ पंचायत क्या है, दैट इज द मेन क्रक्स होगा। तो हमारा में इंडिया में और एक है, मतलब पहले डायरेक्टिव प्रिंसिपल था कॉन्स्टिट्यूशन का, आपको थोड़ा सा ज्ञान होगा तो पहले डायरेक्टिव प्रिंसिपल था। डायरेक्टिव प्रिंसिपल नॉट एनफोर्सेबल है, जस्ट ए मैंडेट टू गवर्नमेंट। लेकिन ये 74th अमेंडमेंट में 73rd रूरल का और 24th अर्बन का ये हो गया, तो अभी ऑपरेटिव पार्ट हो गया। क्योंकि पहले आपको याद होगा स्टेट गवर्नमेंट इलेक्शन होता था तो पंचायत को डिसॉल्व कर देते थे, लेकिन ये उड़ीसा में एक बार हुआ था, आई थिंक मेनी इयर्स अगो, तो सुप्रीम कोर्ट का गया तो उन्होंने बोले ये कॉन्स्टिट्यूशन वायलेशन है, ये बेसिक स्ट्रक्चर में आ गया। जो केशवानंद भारती केस का आपको सुने होंगे, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेट नहीं कर सकते, तो नाउ पंचायत इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो ऑब्वियसली उसको वायलेट नहीं, इसलिए आजकल कोई जनरली नहीं करता। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है, इलेक्शन नहीं करते। ये तमिलनाडु में हुआ 18 साल के बाद पंचायत इलेक्शन हुए, लड़ लड़ के हम कराए, कितना उसको पॉलिटिकल है ऑफिशियली 18 साल के बाद। गौतम बुद्ध नगर यूपी में एक डिस्ट्रिक्ट है, उसका 10 साल के बाद इलेक्शन हुआ, क्योंकि वो पता नहीं क्या टबू था कि कोई पॉलिटिकल लीडर जाएंगे तो उनका पदवी छिन जाएगी, तो जाते नहीं, तो वो इशू थी। तो काफी ऐसे ही है, कुछ तो इलेक्शन कराते नहीं है, तो इलेक्शन नहीं कराने से ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि आपका जो थर्ड टायर गवर्नमेंट बोलते हैं, क्योंकि उसको बॉटम मोस्ट कटिंग एज का जो पंचायत लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो इशू है। देन अभी इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी लेडीज का बहुत आगे आ रहा है एक्सप्लेट। देन ऑब्वियसली एक डिजिटल में ग्राम स्वराज बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है कि सारे पंचायत का बेसिकली पंचायत में 3F है, फंड्स, फंक्शन एंड फंक्शनरीज। फंड्स है जैसे राजीव गांधी, आपको याद होगा काफी कोर्ट भी होता है कि हम लोग फंड देते तो 10% खाली पहुंचता है। अभी ये डिजिटल मोड में कि जो डिवोल्यूशन हुआ ये 100% ऑलमोस्ट पहुंच रहा है, थोड़ा बहुत हो सकता है लीकेज एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट में, तो 90% तो आप एक्सेप्ट कर ही लीजिए। दूसरी बात है कि डिजिटल मोड में बहुत आसान हो गया, आप भी खुद ही महसूस करते हैं। आज तो पहले जमाने में कोई टैक्स करना वो करना, जाके ऑफिस में बैठो, फिर वो आजकल तो व्हाट्सएप भेज दो इंस्टेंटेनियसली, तो अभी ये इशू काफी सॉल्व हो गई, क्योंकि मॉनिटरिंग वेरी इजी, इम्प्लीमेंटेशन ऑल्सो, जो फंड का पेमेंट बहुत इजी है, डिजिटल पेमेंट हो गया। हमारे मेरा टाइम में स्पेशली मैं घर से कहूंगा इवन मध्य प्रदेश की 100% डिजिटाइज हो गया। तो प्राइम मिनिस्टर का मैंडेट था कि हमने उसको फिर कैसे किया, क्योंकि बोलने से तो होगा नहीं, उसका स्ट्रैटेजी निकाला, हमने पंचायतों से चेकबुक और कैश डिवाइड कर दिया। बैंक को बोला कि चेक आएगा तो अमाउंट मत करो और कैश विड्रॉ करने मत दो। तो ऑब्वियसली ये बोलते हैं नजिंग, क्योंकि डेमोक्रेटिक में आप फोर्सफुली नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैं खुद समझता हूँ कि जितना फोर्स करेंगे उतना आपको रिएक्शनरी फोर्स होगा। तो नजिंग करिए। नजिंग का एग्जांपल आपको बड़ा सिंपल से दूंगा। आप गाड़ी में आजकल काफी ड्राइव करते हैं, जैसा गाड़ी में बैठेंगे सीट बेल्ट नहीं लगाए तो बीप बीप साउंड आता है, आप भले ना चाहे भी बीप बीप से इरिटेट होकर सीट बेल्ट लगा ही रहेंगे, कुछ देर बाद नहीं वो आपने छोड़ेगा नहीं, तो आपने लगाई दो। तो ये नजिंग का बहुत जरूरी है, और ये अपना परिवार में भी ऐसे नजिंग का जरूरी है। आजकल यंगस्टर को आप डांट नहीं सकते हैं, कुछ कड़वा वचन नहीं बोल सकते, और ये जनरेशन में चेंज आ चुका। पहले तो पिटाई हो जाती थी, वो आती थी, आजकल नजिंग बहुत जरूरी है, और नजिंग सिस्टम में इनबिल्ट होना चाहिए, क्योंकि जब तक इनबिल्ट ना हो ये सक्सेस नहीं मिलता है, और कंटिन्यूअसली होना चाहिए। ये नहीं कि आज बोल दिया, जैसा हमारा इंडिया में पर्टिकुलरली कुछ लेते हैं, एंटी करप्शन डे पर्टिकुलर डे होता है, नॉन वायलेंट डे, एक बार पढ़ लिया उसके बाद भूल गए साल भर, तो नजिंग कंटिन्यूअस में। तो ये हमारा बेसिकली मिशन मोड प्रोजेक्ट है, और ये काफी सक्सेसफुल रहा है, क्योंकि सेंट्रलाइज अकाउंटिंग एक ही है कि पंचायत का नेशनल अकाउंटिंग सिस्टम कोई भी देख सकता है। ये ओपन डोमेन में है, पंचायत का वेबसाइट पे रहेंगे, आप खुद ही देख सकते हैं क्या खर्चा हो रहा है, कैसा हो रहा है। तो ओनली थिंग जो ऑपरेशन लॉगिन करना तो ऑथराइज होता है, क्योंकि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की है। देन नेक्स्ट इसमें ये प्लान प्लस जो प्लानिंग करते हैं, एक्शन सॉफ्ट उसको डीपीआर बनाते हैं, डीपीआर मतलब डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। फिर उसके बाद क्रिया सॉफ्ट बेसिकली वो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। देन एरिया प्रोफाइल मतलब जिसका एरिया का जो एसेट्स है जो भी है उसका एक डेटाबेस बनाते हैं। प्लस नेशनल पोर्टल एक है, उसमें सारे पॉपुलेशन डेमोग्राफी सब दिखाते हैं। नेशनल एसेट डायरेक्टरी जो बन चुका है उसको उसमें अकाउंटिंग दिखाते हैं।
सर्विस प्लस पंचायतों का भी काफी सर्विसेज है, जैसा अभी बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट है, अभी पंचायत ऑथराइज्ड है। अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दिया, जो बिल्डिंग बनाते हैं कमर्शियल बिल्डिंग की, जो कोई बिल्डर हो, जो बिल्डिंग ऑक्यूपेंसी देना है लोकल सेल गवर्नमेंट को देना है, क्योंकि पहले ये जैसा डेवलपमेंट ऑथोरिटी देता था वो इलीगल है। अभी पंचायतों का, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का फुल पावर आ गया कि बिल्डिंग ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेशन है, क्योंकि आप बिल्डिंग ऑक्यूपेंसी नहीं देंगे तो रजिस्टर नहीं कर सकते। अभी ये मैंडेट आ गया। उसके बाद आपका एक और एक हमने इनोवेटिव किया, क्योंकि काफी देखे होंगे कि गांव का नाम अनूपपुर है तो 10 अनूपपुर है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में की अलग, तो बड़ा कंफ्यूजन होगा। अनूपपुर कंप्यूटर तो समझ में नहीं आएगा। जैसा हमारा आधार कार्ड जैसा बना है, आधार कार्ड यूनिक, आधार कार्ड जानते हैं इवन डेथ के बाद भी किसी और को सेम आधार नंबर नहीं हो सकता, इट इज यूनिक। मतलब मेरे 200 इयर्स के बाद भी कोई बंदा का डेथ भी हो गया तो वो बंदा कोई उसी का आधार कार्ड है। तो ये हमने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का एक डायरेक्टरी एलजीडी डायरेक्टरी बोलते हैं, तो उसमें क्या हुआ, हमने विलेज को एक यूनिक कोड दिया और वो उसका जब तक वो रहेगा तो उसमें प्रॉब्लम क्या होगी, काफी जगह क्या हुआ, पंचायत डिवाइड हुए, फिर पंचायत कभी अर्बन में चले जाते हैं, अर्बन से रूरल आते हैं। ये महाराष्ट्र में कुछ हुआ, क्योंकि अर्बन रूरल में डिफरेंस है। जैसा रूरल का नरेगा का चलता है, अर्बन हो जाता है नरेगा बंद है, लोग रियलाइज के फिर वापस गए पंचायतों को और रूरल में गए। तो ये तो करना के लिए हमने उसको ट्रेल लगाया कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट से है, कौन सा सब डिवीजन से है, फिर वो उसी तरफ उसको आप देखेंगे तो नॉर्मल लेमन समझ में नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा सा एक्सरसाइज इसमें चाहिए, कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, सो दैट इज वेरी ट्रेसेबल कि कहां से वो हिस्टोरिकल उसका ट्रेल है। नेक्स्ट स्कूल है, सोसाइटी में डिस्कस करना वाले जाते, तो ये चलता रहता है। फिर अभी और एक मैं बता रहा था, जैसा ये चिल्ड्रन का कहीं भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन पंचायत फंक्शन के बड़ा स्ट्रॉन्ग रेस्ट्रिक्शन है, ये बड़ा, और स्पेशली लेडीज के लिए बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि लेडीज का आप जानते हैं देयर नो मच फैमिली प्लानिंग का ज्यादा चॉइस नहीं है रूरल में, ये तो क्वाइट अ नंबर अंडरस्टूड है। तो हो जाने के बाद दे आर इमीडिएटली डिस्क्वालिफाइड एंड जस्ट स्टे एट होम। एक बार डिस्क्वालिफाई ये अपील भी नहीं करता, क्योंकि ये बहुत एविडेंशियली पर स्ट्रांग होता है इसका। फिर अभी डिजिटेशन हुआ, डिजिटेशन में क्योंकि डिजिटल करेंगे तो पासवर्ड और इसमें आई थिंक डीएससी आप समझते हैं, एक पेन ड्राइव में आता है, तो उसको लॉगिन करके उसका पासवर्ड करना है। और अगर आधार कार्ड बेस्ड ई साइन होता था, तो उस टाइम आधार कार्ड में आप ई साइन करेंगे उसका 30 मिनट खाली रहता है, उसके बाद वो डेटा चले जाते हैं। तो हमने पर्पसफुली डीएससी किया, डीएससी करने के बाद आप पासवर्ड देंगे, लेकिन सरपंच और इवन ऑफिशियल्स में एक प्रॉब्लम है, अपना पासवर्ड अपना डीएससी अपने पास रखते हैं, वो पर्सनल स्टाफ को दे देते हैं, तो पंचायत में प्रॉब्लम है। तो उसमें एक इशू ये भी है, क्योंकि जानते हुए भी वो नहीं करते कि वो आलसी है कि कुछ और काम है मैं नहीं कर पाऊँ। तो उसमें एक बार हमने देखे थे यूपी में, क्योंकि डिजिटल वाले मॉनिटरिंग बहुत हुई है, रात को 12 बजे कुछ पंचायत में ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, क्योंकि इसमें टाइम और जो भी डेट आ जाता है लॉगिन उसमें आ जाता है। तो हमने देखा कि रात को 12 बजे कैसा हो सकता है, तो पकड़े गए सारे फ्रॉड हो रहे थे, पंचायत सरपंच ने ये बाकी स्टाफ को दिया था। तो ये हम लोग करना, इवन अपना ऑफिसर में भी ये है कि सारे उसको पासवर्ड दे दो, ईमेल का पासवर्ड दे दो, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं ये इश्यू आ गया। और एक है सरपंच का जो दुविधा है, जैसा मैं परिवार की बात करता हूँ, परिवार को गेस्ट को बुलाते हैं, अपना धर्म पत्नी अच्छा खाना बना के, लेकिन थैंक्स मिलता पति को नॉर्मली, बहुत रेयरली, क्योंकि पत्नी बैकग्राउंड में रहती है, स्पेशली रूरल एरिया बैकग्राउंड वाला, अर्बन में थोड़ा फ्रंट में आ जाते हैं। तो इस तरह का कटिंग एज सब सरपंच हो गया, कोई भी एमएलए मिनिस्टर गांव में कुछ प्रोग्राम है तो सरपंच बोले तू अरेंज कर, और सरपंच अरेंज करता तो सही है, लेकिन सरपंच कहाँ से पैसा लाएगा? उसके बाद कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा बिजनेस है। तो ये हमने पार्लियामेंट जब जाते थे तो हमने पार्लियामेंट को उस टाइम जो कमेटी होता है तो ऑफिशियल में तो बोल नहीं सकते, लेकिन चाय में बोलते थे, तो स्पेशली कीर्ति यादव मैं नाम भी लूंगा, तो ये बहुत बड़ा है कि हमको मतलब क्रिटिसाइड किया, आप पंचायत को मॉनिटर नहीं करते हो, आप इनको करप्शन करने अलाउ कर देते हो, ये कर देते हो। तो मैंने उनको बोला कि आप जाते तो आप किसको बोलते हो करने, वो सरपंच करता है हमारा, जैसा टिपिकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में पुलिस डिपार्टमेंट को एसएचओ इज द लास्ट बॉटम लाइन, ही डज एवरीथिंग, रेवेन्यू डिपार्टमेंट तहसीलदार उसका जिम्मेदारी सब है, सब जाएगा आपको करके करना, सारे डिपार्टमेंट में कटिंग एज होता है, जैसे स्कूल में इंस्पेक्टर स्कूल होता है वो ही करता है, तो ये सरपंच कटिंग है। तो सरपंच का होता है खाली प्रोग्राम मैनेज करना नहीं, वो कहीं दारू का अरेंजमेंट, चिकन का अरेंजमेंट और समियाना का अरेंजमेंट सब कुछ करो, तो लाएगा कहाँ से? तो फिर फॉल्सिफिकेशन करता है, बीच फॉल्स भी इधर उधर करके,
तो आप ऊपर से ही आप इस तरह करेंगे, आप बाद में गाली दोगे तो मतलब अगर यू हैव टू फंड इट और बोलोगे मत करो। तो ये हमारा एक प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम होता है। जैसा प्रिंसिपल एजेंट मतलब सिंपल सॉल्यूशन है। जैसा प्रधानमंत्री आपको याद होगा 2014 में तो अगस्त 15 में बोले कि मैं प्रधान सेवक हूँ। सेवक मतलब वो खुद ही एजेंट है और सारे प्रजा प्रिंसिपल है। भले स्कूल में हम बोलते हैं प्रिंसिपल प्रिंसिपल, लेकिन प्रिंसिपल एक्चुअली एजेंट है और सारे छात्र हैं प्रिंसिपल से। ये जो प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे तो ये टक्कर चलती रहेगी। क्योंकि ऑफिस में भी हम लोग क्या सोचते हैं, हमारे पास जो आया वो एजेंट है, हम प्रिंसिपल बैठे हैं, आप आराम से क्या बैठेंगे। उल्टा है, जो आता है आपको मिलने के लिए कि पिटीशन देने के लिए वो प्रिंसिपल है, हम लोग एजेंट है। तो इसीलिए ये दिमाग में बढ़ाना चाहिए। आपके ऑफिस में आप देखेंगे जाएंगे तो खड़े हो जाते हैं, स्टाफ खड़े होते हैं। तो मैंने भले उस टाइम ये प्रिंसिपल मालूम नहीं था, लेकिन मैंने जब से सर्विस ज्वाइन किया कोई भी स्टाफ कोई आता है मैं पहले बैठने पूछता हूँ। तो जब तक आप दिमाग में ये नहीं बैठाएंगे कि बैठना, भले आपका पास फैसिलिटी ना हो, चाय पीने हो कुछ हो, लेकिन बैठने में उसका जो इज्जत है दैट्स बेटर। और ये मैं और एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। ये फार्मर कम्युनिटी का जो इश्यूज है, मैं प्रधानमंत्री का एक हुआ था इलेक्शन हमारा ऑफिसर का, तो मैंने बोला सर मैं अपने लिए कुछ नहीं बोला, बेसिकली वो था कि आपने क्या प्रॉब्लम बताओ। मैं बोला सर मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन किसानों का मैं बताऊंगा, क्योंकि मैं बिल पिटिशन एमडी रहा हूँ, उसी टाइम से लड़ रहा हूँ। तो किसानों का इश्यूज क्या है कि उनको अभी तक इंडिया में स्किल लेबर स्टेटस नहीं दिया गया। इनका बहुत कम लोग का स्किल लेबर दे दिया। तो प्रधानमंत्री बोले कि इसका मायने क्या है। मैं बोला सर इसका है कि आदमी तो पेट के लिए मैनेज कर लेता है, लेकिन जीता नाक के लिए। जो डिग्निटी प्रेस्टीज और वो इम्पोर्टेंट है, और स्किल लेबर होने से उसका बार्गेनिंग पावर बढ़ेगा, उसका सोसाइटी में इज्जत बढ़ेगी। और दूसरी बात फिर वो मेरे को आया कि भाई ये कैसा हो सकता है। मैं बोला सर वाजपेयी गवर्नमेंट में आपको याद होगा फिल्म इंडस्ट्री को इंडस्ट्री स्टेटस दिया। तो उसके बाद इंडस्ट्री फिल्म बनने के बाद वो बैंक से लोन ले पाते थे, इंश्योरेंस करते थे, अदरवाइज अंडरवर्ल्ड भारत सा दाऊद इब्राहिम का पैसा आता था, इस तरह करता था। तो ये कहीं ना कहीं ये पॉलिसी डिसीजन होना चाहिए, फार्मर को स्किल लेबर देना चाहिए। और मैं और ये भी बात करता हूँ, मैं तो काफी घूमता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ। हम लोग 5 स्टार होटल में गए, टिप देते हैं आराम से 500 रुपए टिप दे देते हैं, लेकिन जब वेजिटेबल जो रास्ते बेचता है उसे आलू का 20 रुपए तो 18 रुपए में बार्गेन करते हैं। ये हमको रियलाइज करना चाहिए कि उसकी बेचारे को 2 रुपए का बहुत मायने रखता है। और हम 5 स्टार होटल में देते थे लेकिन अपना प्रेस्टीज के लिए, कोई ऑब्जर्व कर रहा है हमारा फैमिली क्या सोचेगा, मैं इसलिए 5 दे देता हूँ। भले वो दें, मैं उसकी पर गलत नहीं बोल रहा हूँ, अपनी इच्छा है, लेकिन बेचारा जो फार्मर का बहुत बार्गेन करते हैं, क्योंकि जब तक वो करेंगे वो भी मजदूरी में दे देता है, बात सही है, लेकिन वो बीच में उसको आता है कि भाई आज का कमाई कम हो गया। और आजकल तो ये जो होम डिलीवरी सिस्टम है, मैं दिल्ली में काफी मेरा अपना इंटरेस्ट है, मैं खरीदता हूँ उनसे, लेकिन बात करता हूँ, बोलते हैं सर होम डिलीवरी में उनका पेट में बहुत बड़ा लाभ है, क्योंकि जो बिग स्केल में कर तो लेते हैं, लेकिन जो रिटेल वेंडर्स हैं वो जो धूप में रात में बेचते हैं, उनका सेल्स पूरा ड्रास्टिक डाउन हो गया। तो कृपया करिए उनको सपोर्ट करिए। जब तक वो सपोर्ट नहीं होंगे, भले आपका 10 रुपया नुकसान हो जाए, लेकिन एक बंदे का पूरा परिवार चल जाएगा। और 10 रुपया हमारे लिए ज्यादा नहीं है। भले एजुकेटेड नहीं है, लेकिन बहुत एजुकेटेड है, उसको पता है कब बारिश होगा, कब हमको फर्टिलाइजर देना है, कब इरिगेशन देना है, कब फूल का आएगा, कब हार्वेस्ट करूंगा, इतना पता है। ऑब्वियसली ये इंडिया में होना चाहिए, विदेशों में नहीं है। विदेशों में फार्मर अमेरिका में बहुत रेस्पेक्टेड है। आप खुद कहीं गए होंगे तो क्वाइट रेस्पेक्टेड कम्युनिटी है, इंडिया में नहीं। दूसरी बात और एक है, ये स्वामीनाथन आप नाम सुने होंगे, टॉप एग्रीकल्चर हो गया, तो उनसे बात की थी कि ये फार्मर का जो इश्यूज है हमने कैसे सॉल्व किया है। तो ये बड़ा अच्छा बात बोले कि इंडिया में क्या है 70% फार्मिंग कम्युनिटी और अमेरिका में ओनली 3 to 4% फार्मिंग कम्युनिटी। तो फार्मर का जो 70% और 3% में प्रॉब्लम क्या हो रही है कि फार्मर एक क्रॉप उगाता है लेकिन दूसरे क्रॉप खरीदता है। सपोज गेहूं उगाता है तो प्याज खरीदता है। तो यहाँ पे प्राइसेस जब लो नहीं रखेंगे तो ही इज आल्सो वन ऑफ द अफेक्टेड पार्टी। बट अमेरिका में इशू नहीं हो, अमेरिका कंज्यूमर्स बहुत लार्ज ग्रुप है तो फर्क नहीं पड़ता फार्मर। बट इंडिया में ये प्रॉब्लम हो रही है कि आप फूड प्राइस बढ़ा नहीं सकते हैं क्योंकि वो भी खरीदता है। क्योंकि फार्मर का ये बड़ा इशू है, इसलिए हम लोग काफी सेंसिटिव है कि इवन आई थिंक प्याज का बेस में इलेक्शन भी हारा जीता है
जो इश्यूज आती है, दिल्ली इलेक्शन एक बार हुआ था, हार जीत होगी, तो ये पूरा इश्यू है। और एक है, मैं बताता हूँ, एक बार आपने प्रधानमंत्री फिट इंडिया कैंपेन हुआ था, तो ये पंचायत को रिस्पॉन्स दिया, पंचायत में करो। तो मैं गया मीटिंग में, तो बोला कि इसके लिए फंड कहाँ है, तो स्पोर्ट्स में बोला फंड ही नहीं है, तो बोला नहीं सब डोनेट करेंगे। तो मैंने बोला ये सर पंचायत सरपंच ये कैसे डोनेट करेंगे? तो मैंने बोला सर आप भी तो कोई गांव में बिलोंग करते हो, आपने कुछ डोनेट किया क्या? तो आप खुद ही नहीं करते तो फिर दूसरों क्या बोलोगे? तो ये हमारा है, लेक्चरिंग बहुत होता है, लेकिन जब खुद की बात आती है तो अलग है। ये बड़ा प्रॉब्लम है सब जगह। वो खुद ही लेक्चर मारे इंडिया में बहुत दानी है, बहुत दया है, सब देंगे, डोंट वरी ऑन दैट। लेकिन सरपंच गुजरा एक बार इवेंट का नहीं है, तो फिट इंडिया में हर महीने में कुछ दौड़ लगा रहा है, कोई फुटबॉल इवेंट कर रहा है, कितना वो फंड करेगा? और फिर कहीं ना कहीं वो फर्जी करता है, फिर वो अकाउंट का फर्जी करो, फॉल्स बिल बनाओ, फिर उसके बाद फिर उसको पकड़ोगे भाई ऐसा क्यों कर रहा है? तो कहीं ना कहीं हमारा ये जो इश्यूज है कि हम लोग समझना चाहिए कि हम दूसरे को बोलने से हम पहले खुद को, जैसा महात्मा गांधी माई लाइफ इज माई मैसेज, तो कहीं ना कहीं प्रैक्टिस करना जरूरी है, जिससे ये चलता रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। और कास्ट डायनेमिक्स है अपना इंडिया में, बिना कास्ट डायनेमिक्स में चलता ही नहीं। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि गुजरात में जो प्राइम मिनिस्टर सीएम थे, कि कास्ट डायनेमिक्स कुछ जेंडर को करने के लिए वहाँ पे आप सुने होंगे समरस पंचायत जो गुजरात में है, वहाँ पे यूनानिमस इलेक्शन होगा तो उसको इंसेंटिव करते थे, मतलब 1 लाख रुपया गवर्नमेंट से 25 साल में दिया जाएगा, और लेडी इलेक्टेड हुई तो 2 लाख एक्स्ट्रा दिया जाएगा। तो इंसेंटिव मैकेनिज्म में काफी हुआ, क्योंकि जगदीश खट्टर साहब थे जो हरियाणा मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, तो मैं मिलता था तो वो बोलते देखो पंचायत में जो जीता वो सिकंदर है, लेकिन जो हारा वो पूरा ऑपोजिशन है। तो फिर वो कभी आपको कोऑपरेट नहीं करेगा, भले गांव में रहता है उसको भी फायदा होता है, लेकिन कभी करेगा। तो इसको कहीं ना कहीं हमको समझना चाहिए। इसलिए समरस का भले वो असेंबली और पार्लियामेंट में नहीं हो सकता है, लेकिन लोकल पंचायत में हो सकता है, जहाँ पे 10,000 15,000 रह रहे हैं, तो ये समरस पंचायत का पूरा एक्सपेरिमेंट अच्छा है। और एक डेफिनेटली महापंचायत जो पार्लियामेंट में है, वहाँ पे हम लोग भी देखते हैं कैओस, लड़ाई झगड़े, तो आप ग्राम पंचायत में कैसे आप झगड़ा नहीं होगा, तो वो भी टीवी देखते हैं, हम भी टीवी देखते हैं। हम लोग बोलते हैं जब ऊपर में ऐसा नहीं है तो हम क्यों बड़ा आराम से बातें करेंगे, हंसी हंसी से बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं ऊपर से एग्जाम्पल होना चाहिए कि वो जो आइडियल है, जैसा फादर सिगरेट पी रहा है तो बच्चों को कैसे बोलेगा सिगरेट मत, तो भाई तो कहीं ना कहीं छुपा भी पिएगा एटलीस्ट। तो ये इश्यू है। और एक है कि हमारा टॉप टू डाउन, पहले था प्लानिंग कमीशन जो टॉप डिसाइड करेगा, होता था प्लानिंग 5 ईयर साइकिल होता था। अभी थोड़ा बॉटम से ऊपर हुआ, हमारा ग्राम पंचायत डेवलपमेंट जीपीडीपी बोलते हैं, आपने सुने होंगे, तो उसका नीचे से होता है और ऊपर जाता है, एक्सीलरेट होता है। लेकिन जीपीडीपी में इश्यू है क्या, क्योंकि जीपीडीपी को पहले हम लोग एक फोरकास्ट करते हैं, रिसोर्स एलोकेशन, जैसा पंचायत में कितना पैसा साल भर मिलेगा पता चलता है, नरेगा में ऑलमोस्ट पता चलता है, लेकिन बाकी स्कीम्स में पता नहीं चलता है, क्योंकि बाकी सिर्फ स्टेट बजट पास होने का और मिलता है। तो लेकिन अप्रोक्सीमेट करते हैं, एक ही जो पंचायत को प्लान है 31 मार्च पहले से अप्रूव हो जाता है। दैट्स वन गुड थिंग फॉर मैंडेट कि उनका होना है, और 1 अप्रैल से उनका ऑपरेटिंग पार्ट शुरू हो जाता है। दैट इज वन थिंग हैपनिंग नाउ। एक्चुअली उनका पंचायत को बड़ा कंफर्ट लेवल होता है, ऑलमोस्ट साल भर उनको इंप्लीमेंट के लिए टाइम मिल जाता है। नेक्स्ट। और एक है डेफिनेटली राइवलरी, आदमी जलस होता है। ये छोटे स्टेट में अनुभव किया गया, मैंने इंटरेक्ट किया, सिक्किम हुआ कि छोटे स्टेट में, वहाँ सीएम बोलते हैं कि हम तो सीएम छोटे स्टेट के जो 4-5 डिस्ट्रिक्ट है, सरपंच पावर हो गया तो हम क्या करेंगे। ये उनका व्यक्तिगत अनुभव है। बोलते हैं ये सरपंच पावरफुल हो गया तो हमारा क्या है, हम भी तो 4 डिस्ट्रिक्ट का बड़ा पंचायत का है। तो ये जेलसी एक इश्यू है। इसलिए पहले जब स्टेट इलेक्शन होता तो सारे पंचायत को डिजॉल्व कर देते जो हमारा पार्टी आए। तो ये कहीं ना कहीं हमारा वो जो ह्यूमन का वीकनेस को ओवरकम करना है, अगर ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि अभी तो बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। और एक है हमारा पंचायतों में इश्यूज आई है, क्योंकि पंजाब हुआ तो एक गांव में 500 लोग रहते हैं, वेस्ट बंगाल सदर्न स्टेट्स में 30,000 35,000। तो इसमें क्या पर कैपिटा डिसाइड करते हैं, नॉर्मली 700-800 का पर कैपिटा। तो छोटा पंचायत में लाखों मिलेगा, वहां पे करोड़ों मिलता है।
तो आपको आप जानते हैं छोटा सा एक किलोमीटर रोड करना है तो मिनिमम आजकल वो 1,50,00,000 लग जाता है। तो छोटे पंचायत होने से उनका फंड हो नहीं पाती, क्योंकि वो फिर 2-3 साल का एग्रीगेट करके फिर खर्चा करते हैं। ये एक बड़ा सा इशू चल रहा है। तो लेकिन ये हिस्टोरिकली है और उसको चेंज करना मुश्किल है, क्योंकि वो चल रहा है लेकिन अदर सोर्सेज के करना है। और एक है नॉर्थ ईस्ट में इशू हुई। नॉर्थ ईस्ट में आपने हेरिडिटरी टाइप करता है, क्योंकि वो ऑटोनोमस काउंसिल है। तो फाइनेंस कमीशन का था कि जहाँ पे इलेक्शन नहीं होगा फंड नहीं देंगे, तो उनका स्टारवेशन हो गया फंड के लिए, रोते रहे। अभी 15 फाइनेंस कमीशन में उनको जोड़ा और उनको पैसा दिया तो थोड़ा बहुत काम कर पाए, क्योंकि स्टेट में जनरली बहुत कम रहता पैसा उनको देने के लिए, तो सेंट्रल का बहुत रहता है। और एक है लाइन टेक्निकल डिपार्टमेंट। पंचायत जो है, पंचायत समिति 15 होता है पंचायत में। लाइन डिपार्टमेंट जो होता है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हुआ कि इरिगेशन हुआ, इनका बेसिकली दे आर फ्रॉम स्लाइटली टेक्निकल एजुकेशन, वो बहुत डोमिनेट रहते हैं। और कुछ जगह ऑब्वियसली दे आर ऑन कंट्रोल ऑफ पंचायत, लेकिन सदन में क्या एक्सपेरिमेंट किया, जैसा केरला के स्पेसिफिकली होता हूँ, हम लोग ज्वाइन किए थे जो सर्विस में, हमने पीपुल्स प्लान शुरू किया। कम्युनिस्ट का गवर्नमेंट था, तो उन लोग क्या किया, स्टेट बजट से ऑटोमेटिकली 40% पंचायत को चले गए ऑटोमेटिकली, मतलब कोई उसमें कैलकुलेशन कुछ नहीं। और उन लोग क्या किया, सारे स्कूल हॉस्पिटल सारे पंचायत का कर दिए। तो उसमें क्या हुआ कि एक पंचायत का पब्लिक प्रेशर बहुत है, उनके पास रियली प्रेशर रहता है कि डॉक्टर आए ना आए और कि स्कूल में टीचर है ना, तो मॉनिटरिंग और सुपरविजन बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया। तो ये जो हमारा नॉर्मल है, कोई रूरल स्कूल में टीचर नहीं आ रहा है, गवर्नमेंट हाजिर नहीं है, कि अपना प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा है, तो ये थोड़ा कम हो गया। क्योंकि हम लोग इंडिया में गवर्नमेंट सिस्टम है, मैं भी हम बात करता हूँ, गवर्नमेंट सिस्टम पहले अविश्वास करता है, बाद में विश्वास करता है। ये टिपिकल सिस्टम ऐसे ही। तो हम लोग विश्वास करना चाहिए और बाद में विश्वास करना चाहिए, क्योंकि अनलेस अंटिल दैट चेंजेस, माइंड चेंजेस, तो सुधरेगा। इसीलिए ये गाली गलौज जो थोड़ा सा अनप्लेजेंटनेस होता है, इसी चक्कर में हो रहा है। और एक है पैसा। मध्य प्रदेश ऑल्सो पंचायत एक्सटेंशन तो शेड्यूल एरिया, शेड्यूल एरिया में 1996 में हुआ ये है। अभी भी 10 स्टेट है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, अभी 5-6 स्टेट में उसका रूल बने। आपको पता होगा कानून तो बन जाएगा, लेकिन जब रूल नहीं बनता है उसको ऑपरेट नहीं कर सकते। जितना गवर्नमेंट सर्विस में है वो सब समझते हैं, जब तक रूल फ्रेम नहीं होगा। इसलिए सीए का रूल कितना बाद में बना है, तो सीडीएसी अमेंडमेंट है, तो काफी बाद में इम्प्लीमेंट हो पाए। तो पंचायत का पैसा का जो इम्प्लीमेंट करना है, रूल बनाना है। आई थिंक अभी तक पता नहीं मध्य प्रदेश में बना नहीं, मैं जब था तो बना नहीं था, बना होगा तो मालूम नहीं, काफी 3-4 साल हो गया। तो ये एक होना चाहिए। और एक है कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, जो डिस्ट्रिक्ट पंचायत उसको एग्रीगेट करता है, उसका अंदर अर्बन बॉडी भी आता है, इवन मेयर भी डिस्ट्रिक्ट पंचायत प्रेसिडेंट का अंदर ही। लेकिन स्वभाव वो पूरा डॉक्यूमेंट हो गया, उसको पंचायत का डिस्ट्रिक्ट पंचायत कोई पावर नहीं है कि वो एग्रीगेट करे और मीटिंग करे। तो इसलिए ओवरऑल होलिस्टिक जो डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाया। तो इसको कहीं कहीं दोबारा, ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, इसको एनफोर्स करना है दोबारा। और एक है डीपीटी में बोल चुका, स्टेट फाइनेंस कमीशन नॉट रेगुलर। मध्य प्रदेश ऑल्सो सेंट्रल का अभी सेम स्वतंत्र हुआ, सेंट्रल का 16 फाइनेंस कम चल रहा है, तो स्टेट का शायद 5-6 होगा। तो ये रेगुलरिटी में नहीं हो रहा है स्टेट फाइनेंस का, तो उसका एनफोर्समेंट भी करना मुश्किल हो रहा है। तो एक इशू आ रहा है। और एक है जीएसटी। पंचायत को बहुत बड़ा मतलब फंड कलेक्शन में पहले लोकल बिजनेसमैन कुछ दे देते थे, अब बोलते हैं हम जीएसटी देते हैं तो हम पैसे पंचायत को नहीं देंगे। तो पंचायत के पास ओन सोर्स ऑफ रेवेन्यू जो बोलते हैं खाली एंटरटेनमेंट टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स बचा है। प्रॉपर्टी टैक्स साउथ में काफी है, एक पंचायत 6-7 करोड़ लेते हैं, लेकिन नॉर्दर्न स्टेट्स में प्रॉपर्टी टैक्स ऑलमोस्ट अर्बन बॉडी में कलेक्ट करते हैं, रूरल एरिया में ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। मध्य प्रदेश में ये हाल है, अलग स्टेट्स में भी ये बहुत बुरा अवस्था है। फिर अभी और एक हमने पॉलिसी चेंज किया, जनधन अकाउंट, क्योंकि रूरल जो बेनिफिशियरीज है मोस्टली जनधन अकाउंट ओरिएंटेड है। जनधन अकाउंट में क्या हुआ कि 6 महीना आप ऑपरेट नहीं करेंगे तो आपका अकाउंट डोरमेंट हो जाएगा। उसका जो पैसा जाता भी है डिपॉजिट होता है वो रिजेक्ट होता है। तो रिजेक्ट एक बार होने के बाद उसको रिट्रीव करके दोबारा करना इसे रियली बहुत बड़ा टास्क है। हमने क्या इनकमिंग अलाउ करो, आउटगोइंग अलाउ ना करो, केवाईसी ना होने चाहिए। आपका हमारे लिए तो 2 साल का है, लेकिन ये जनधन अकाउंट में 6 महीने में कहीं ना कहीं ऑपरेट होना चाहिए। फिर इशू आई कि जो चेक लिखते थे पहले नरेगा में होता था, नेम का स्पेलिंग अलग हो जाता था, तो कुछ जगह कोई स्पेलिंग चेंज कर दे तो ये प्रॉब्लम होती। तो हमने आरबीआई को फोकस किया, तो नाम अभी
वेरीफाई मत करो, खाली अकाउंट IFSC कोड हो जाए तो अमाउंट करना है। तो ये पॉलिसी चेंज हुआ होता है और ये बहुत बड़ा नरेगा में स्पेशली, क्योंकि किसी का 100 रुपया 200 रुपया चेक बाउंस हो जाता तो दोबारा चेक इशू करना एक बिग टास्क। अभी तो डिजिटल पेमेंट है, फिर भी बाउंस होते थे तो नाम वेरीफाई नहीं हो रहा है। और एक है नरेगा में आपने देखा होगा फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव। ये कोविड टाइम में भी आपने ये सुना होगा कि फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव होते थे, जिसका कोविड नहीं है आया पॉजिटिव, जिसका कोविड है आया नेगेटिव। तो काफी लोग उसमें बड़ा परेशान हुआ। तो ये सिस्टम में भी ये फॉल्स पॉजिटिव, इसके पास पैसा चला गया लेकिन सिस्टम में है नहीं गया, और नहीं गया इधर चला गया। तो दोनों में कॉम्प्लेक्सिटी रहता है, क्योंकि दोबारा पेमेंट नहीं कर सकते और नहीं मिला और यहाँ पे पेमेंट है तो आपको वेरीफाई करना है, क्योंकि डबल पेमेंट हो जाएगा। ये बहुत बड़ा 3 महीने का एक साइकिल होता है और गरीब आदमी जो उसका पैसा में डेली राशन करता है कि कुछ और करता है तो बहुत बड़ा इशू है। अभी थोड़ा इम्प्रूव हुआ है लेकिन फिर भी ये फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव बहुत बड़ा इशू है। मैं आपको पहले बताया था मर्जर एंड डीमर्जर पंचायत, क्योंकि पहले इनिशियली लैंड प्राइस बढ़ाने के लिए अर्बन में आना चाहते हैं क्योंकि प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ जाता है, लेकिन बाद में पता चलता है नरेगा कुछ स्कीम जैसा प्राइम मिनिस्टर आवास ग्रामीण बन जाता है, लोग फिर वापस ले जाते हैं। तो ये महाराष्ट्र में हुए अलग अलग लेटर दिया, उसके बाद कल कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं हो जाता है। तो उसके बाद मैं तो चला गया वापस केरला, तो मेरे को फोन आया सर बैठने चक्कर में मेरा आधार कार्ड बन गया, मछली मत देना, उसको मछली मारने सिखाना। तो ये नहीं करेंगे वो कोई फायदा नहीं। तो इस तरह का आपने कहीं ना कहीं जो मैं 10 रुपए दे दिया तो मेरा जिम्मेदारी में खत्म कर दिया, आगे उसको फॉलो नहीं करना। तो जरूरी है, कुछ लोग वो डिस्ट्रेस में रहते हैं, मानता हूँ उसका तुरंत सोल्यूशन चाहिए, कुछ चाहिए। अभी जस्ट दिल्ली से आने से पहले एक एजेंट थोड़ा वो गार्बेज कलेक्शन जो कबाड़ी कलेक्शन करता था, थोड़ा एजेंट था, तो बोलता सर मैं साइकिल में अभी चला रहा हूँ तो बड़ा पेन हो रहा है। तो मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ, PhD डॉक्टर हूँ, मेडिकल डॉक्टर हूँ। तो मैं देखा तो नीम है, सूजन, ये सूजन, बोले सीजन कैसा है, बोला नहीं सर ऐसा आ रहा है। तो ऑब्वियसली मेरे को जितना नॉलेज है तो डॉक्टर बोला यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है। तो मैंने डॉक्टर तो उस टाइम आ रहा था तो मेरा टाइम नहीं था, लेकिन मेडिसिन दिया। आज मेरे को उसको फोन करा सर मेरे ठीक हो गया। ये छोटा छोटा मतलब ऐसा नहीं कि मेरे लिए वो 220 रुपए खर्चा हुए, लेकिन इस बंदे को रिलीफ करना बहुत बड़ी बात है। और जब तक मैं नहीं कहता हूँ कि आप सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी हर आदमी को कर सकते हैं, लेकिन जो आपने सामने आ गया उतना ना करिए। जब तक वो नहीं करेंगे तो वो भी जरा मतलब तो बड़ा पैथेटिक लाइफ होता है। भले पुण्य पाप का अलग बात है, इसके बाद क्या होगा, लेकिन मन में होता है कि भाई थोड़ा सा अच्छा काम किया। और ये रूरल इंडिया में यही जरूरी है, क्योंकि हम लोग कहते हैं कि जो भी कर लो डेवलप नहीं करते वो गलत है, ये है। मैंने कहीं उस तरह जो जैसा आपने सुना होगा स्पर्श फिल्म देखा होगा आपने, अपना नसीरुद्दीन शाह और फवाद। नसीरुद्दीन शाह ब्लाइंड था, तो एक क्या है कि दोनों मिलते हैं तो चाय आता है, तो नसीरुद्दीन घर में, तो नसीरुद्दीन चाय बनाना शुरू करता है तो सबाना आदमी बोलती है कि मैं बना दूं। तो बोलता है कि ये मेरा डेली के काम है, मेरे को करने दो। तो बोलता है अंग्रेजी में, पता नहीं हिंदी में क्या बोला, मेरे को सिंपैथी नहीं चाहिए, एम्पैथी चाहिए। तो ये रूरल इंडिया में भी सिंपैथी देखिए फायदा नहीं, उल्टा राधा वो रिएक्ट करता है। तो एम्पैथी दीजिए, हम उसी तरह का आप डेवलप करेंगे। और डेफिनेटली आई थिंक इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, लॉट ऑफ स्कोप, एंड डेफिनेटली इंदौर जो भी आपका अभ्यास मंडल बहुत ही प्रोमिसिंग है, जितना भी मेरा इंटेंशन है। और लास्ट में मैं कहूँगा एक दोबारा शायरी, तारीफ तो तारीफ होती है, तारीफ तो तारीफ होती है, मैं आप लोगों का तारीफ करता रहूंगा, भले आपको स्वीकार होगा। खूबसूरती भी खूबसूरती होती है, मैं खूबसूरती देखता रहूंगा, भले आपको पसंद होगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा है। और डेफिनेटली मैं उड़ीसा को बिलोंग करता हूँ, जो भी उड़ीसा जाएंगे पूरी जगन्नाथ धाम करिए, मेरे को कॉन्टेक्ट करिए, मोबाइल नंबर काफी मेरे पास है, मैं आपका दर्शन डेफिनेटली करा दूंगा, एकोमोडेशन भी। लास्ट में श्रोता वक्ता से महान होता है। थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, आपने बहुत ही सहज ढंग से पंचायतों की भूमिका को हमारे समक्ष रखा। स्मृति चिन्ह प्रदान करने के लिए मैं वरिष्ठ समाज सेवी
अभ्यास मंडल के सहयोगी सुनील मेहता जी को आमंत्रित करती हूँ। साथ ही वरिष्ठ समाज सेवी CA राजेंद्र गोयल जी को भी आमंत्रित करती हूँ कि वो हमारे आज के वक्ता को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। वक्ता डॉक्टर संजीव पंत जोशी जी, संचालन कर रही श्रीमती वैशाली खरे जी और सभागार में बैठे मेरे विद्वान श्रोतागण, भाइयों बहनों, पत्रकार साथियों, प्रेस फोटोग्राफर, अभ्यास मंडल और उनके तमाम पदाधिकारियों की ओर से मैं धन्यवाद देते हुए ये जो 64वीं व्याख्यानमाला का 6ठा दिन है, उस व्याख्यान समिति के सदस्यों की ओर से, अभ्यास मंडल की ओर से आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। और डॉक्टर साहब का मैं इसलिए भी हृदय से आभार करता हूँ कि कल भी उन्होंने इसी सभागार में बैठकर हमारे वेद प्रकाश जी मिश्रा का व्याख्यान सुना था और आज उसको रिपीट किया। जो व्यवस्थाएं हैं, पंचायत की हो, पंचायत पति हो, पार्षद पति हो, बैकडोर हो, इन सब बातों के अतिरिक्त उन्होंने जो हटकर कुछ बातें ऐसी कही है जो विद्वान वक्ता भी कहने से बचते हैं। उन्होंने हम सबका मार्गदर्शन किया और इंसानियत के नाते व्यवहारिक धरातल पर उन्होंने जो बातें कही है, निश्चित ही हम सब उससे कुछ सीखेंगे। चाहे फिर वो यातायात की बात कही हो उन्होंने, या फिर खाली भूखंड पर कचरा फेंकने की बात कही हो। इंदौर इस मामले में 7 बार प्रथम नंबर आ चुका है सफाई में, 8वीं बार भी शायद इंदौर होगा। तो सब आप सबकी बदौलत मैं डॉक्टर साहब को पुनः धन्यवाद देते हुए उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि व्यक्तिगत जीवन में, व्यवहारिक जीवन में सबसे बड़ी इंसानियत है, उसके बाद सब कुछ है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।